ओके, तो लास्ट टाइम हमने सिंपली ये देखा था कि जब भी हम सॉल्यूट को ऐड करते हैं किसी सॉल्वेंट में, तो वहां पर बॉइलिंग टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लास्ट टाइम करा था कि डेल्टा टी बी, ठीक है, मतलब कि यहाँ पर सॉल्यूशन का टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है, बॉइलिंग टेम्परेचर, उसको हम माइनस कर देते हैं टी बी नॉट से। ठीक है, जो वेपर प्योर बॉइलिंग पॉइंट है किसका, सॉल्वेंट का, उससे। ये किसके लिए है, सॉल्यूशन का, क्योंकि उसका क्या हो जाता है, सॉल्यूशन। टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। माइनस करते हैं सॉल्वेंट का, तो हमें मिल जाता है यहाँ पर सिंपली के बी मल्टीप्लाई बाय एक्स। यहाँ तक पता चला। यस। अब x जो है सिंपली आपकी मोललिटी है, तो हम इसको क्या करेंगे, के भी आपने लिख रखा है। ठीक है, मोललिटी को हम लिखते हैं गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू 1000 अपॉन ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, जितने ग्राम का आपने सॉल्वेंट लिया। ठीक है, तो ये चीज आपको पता है कितने ग्राम का सॉल्वेंट आपने लिया है, मेजर करके लिया होगा, आधा किलो लिया है, 1 किलो लिया है, 2 किलो लिया है। ठीक है, ग्राम में जितने आपने सॉल्यूट ऐड करे होंगे, ठीक है, कि 5 ग्राम ऐड करा, 10 ग्राम ऐड करा, तो यहाँ पर हमें अगर टेम्परेचर थर्मोमीटर से अगर हम ये दो चीज पता कर लेते हैं, केबी की वैल्यू पता कर लेते हैं, तो हमें यहाँ पर भी मोलर मास हमको इजीली मिल सकता है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, तो डेल्टा टीबी की वैल्यू जो आई, ठीक है, केबी मल्टीप्लाई बाय जी एम अपॉन एम एम इंटू 1000 मल्टीप्लाई बाय ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। अगर ग्राम में दे रखा हो, तो अगर केजी में दे रखा हो, तो यही चीज क्या हो जाएगी, केबी मल्टीप्लाई बाय जी एम अपॉन एम एम इंटू 1/kg ऑफ सॉल्वेंट। अगर केजी में दे रखा है डायरेक्टली 2 kg, 3 kg, 4 kg, तो केजी ऑफ सॉल्वेंट। हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, अगर मोलर मास फाइंड आउट करना है, तो हम मोलर मास को इधर ले जाते हैं, तो मोलर मास यहाँ आ गया, एम मोलर मास, के बी अपॉन डेल्टा टी बी हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय जी एम हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 1000 अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट ग्राम में। ठीक है, पता चला ये। हम्म। ठीक है, तो यहाँ से भी हम मोलर मास फाइंड आउट कर सकते हैं, जो भी आपने सॉल्यूट ले रखा है उसका। ठीक है, तो ये इतना तो सॉल्यूशन है। पहले हमें डेल्टा टी भी पता ही रहता है कि सॉल्वेंट जो भी आपने लिया है, जैसे वाटर लिया है, तो वाटर का जो रहता है वो 100 रहता है, ये आपको पता ही है। ठीक है, आपने क्या करा, जब उसमें कोई सा अननोन, ठीक है, अननोन कोई सा इलेक्ट्रोलाइट ले लिया, मतलब कि सॉल्ट जैसे ले लिया, ग्लूकोज ले लिया, या फिर कुछ भी आपने दूसरा सॉल्यूट लिया, आपने वो वाटर में ऐड करा, तो यहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, वो सॉल्यूशन कुछ हायर पे बॉईल होगा। ठीक है, तो यहाँ पर चेंज आपको पता चल जाएगा वो कितने पे बॉईल हो रहा है, आपने थर्मोमीटर से चेक कर लिया, इसका जो डिफरेंस आया। हम्म। ठीक है, केबी की वैल्यू आपको पता रहती है वाटर के लिए। हम्म। ठीक है, और डिपेंड करती है मोललिटी पे, तो गिवन मास आपने कितना अननोन सॉल्यूट ऐड करा है ये तो आपको पता होगा, कितना ग्राम ऑफ सॉल्वेंट आपने लिया है, कि वाटर कितना लिया है, 1 किलो लिया है, 2 किलो लिया है, तो सिंपली वैल्यू पुट करके अगर मोलर मास पता हो, तो हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो यहाँ से भी हम क्या निकाल सकते हैं, एम निकाल सकते हैं, मोलर मास। ठीक है, सिंपल सा फंडा है, जैसे कि हमने वेपर प्रेशर में करा था। चलो ठीक है, तो ये देखो यहाँ पर लास्ट देखा था, उसके बाद ये देखा। ठीक है, यहाँ पर देखो मोलरिटी क्या हो गया, गिवन मास अपन मोलर मास, गिवन मास अपन 1000। ठीक है, मतलब कि जो मैंने आपको बताया ना, गिवन मास अपन मोलर मास इंटू 1000 बाई ये, तो सेम चीज ये आ गई है। इफ W2 ग्राम ऑफ सॉल्यूट ऑफ मोलर मास M2 is dissolved in W1 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, देन द मोलिटिलिटी इज गिवन बाय, तो ये एक फॉर्मूला उन्होंने बना दिया है, मैंने अलग बनाया है, GM अपॉन MM वाला फॉर्मूला है हमारा, और वैल्यू सेम आती है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, और यहाँ से भी हमने क्या फाइंड आउट कर लिया, मोलर मास M2। ठीक है, जो भी सॉल्यूट आपने लिया है उसका मोलर मास सिंपली आप
फाइंड आउट कर सकते हैं। चलो ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, सॉरी 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का कुछ ये वैल्यू दे रखा है। उसको डिसॉल्व करा है आपने 1 kg ऑफ वाटर में इन अ सॉस पैन। एट व्हाट टेम्परेचर विल वाटर बॉईल एट 1.01 बार। केवी वैल्यू दे रखी है वाटर के लिए 0.52। ठीक है, यहाँ पर पूछा है एट व्हाट टेम्परेचर द वाटर विल बॉईल। सॉल्व करो, मैं आता हूँ थोड़ा सा, जो जो गिवन है लिखो। ओके, 1 हो जाए तो सेकंड ट्राई करो। बॉइलिंग पॉइंट दे रखा है बेंजीन का, ठीक है। और फिर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करा है 90 ग्राम बेंजीन में, तो सेम क्वेश्चन है बॉइलिंग पॉइंट के। ट्राई करो, में 2 मिनट आया। ओके, हुआ कुछ क्वेश्चन? हाँ, ये बस ये समझ नहीं आया, ये बाहर वाला क्या दे रखा। ठीक है, देख लेते हैं क्या दे रखा है बाहर का। क्वेश्चन 18 क्या दे रखा है? कुछ गिवन मास दे रखा है, ग्लूकोज को डिसॉल्व करा है, किसके अंदर करा है? वाटर के अंदर। ग्लूकोज, ठीक है। अब यहाँ पर सिंपली क्या दे रखा है, 18 ग्राम ग्लूकोज है, उसको डिसॉल्व डिसॉल्व करा है 1 kg में, कोई दिक्कत नहीं है। एट व्हाट टेम्परेचर द वाटर विल बॉईल एट
दिस 1 बार, मतलब कि ये जो होता है ना, ये होता है एटमॉस्फेयर प्रेशर। ठीक है, ये एटमॉस्फेयर प्रेशर है। मैंने आपको यही तो बताया था, जब भी ये एटमॉस्फेयर प्रेशर इक्वल हो जाएगा वेपर प्रेशर के, तभी तो बॉइलिंग स्टार्ट होगी। हाँ। हम्म। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, सिंपली पहले डेल्टा टीबी फाइंड करना है। डेल्टा टीबी हम कैसे निकालेंगे, हमें पता है के बी मल्टीप्लाई बाय मोलरिटी। के बी की वैल्यू क्या दे रखी होगी, यहाँ पर कुछ दे रखी है क्या क्वेश्चन में? 0.52। बस बढ़िया, 0.52 मल्टीप्लाई बाय मोलरिटी। मोलरिटी होता है गिवन मास। गिवन मास कितना है ग्लूकोज का? 18। गिवन मास अपन मोलर मास ग्लूकोज का कितना हो जाएगा? 180। 180 इंटू, यहाँ पर 1000/1। 1000/1 नहीं, देखो यहाँ पे केजी में दे रखा है, ऑलरेडी केजी में। जब केजी में दे रखा है तो डायरेक्टली आप 1 लिख सकते हो। अगर ग्राम में दिया होता ना हाँ। 500 ग्राम, तो आप ऊपर हम्म। 1000 लिखते हो, नीचे ग्राम में करते। तो यहाँ पर जब मैं सॉल्व कर रहा हूँ तो 1/10, ये कुछ वैल्यू आ गई। तो डेल्टा टीबी आ गया मेरा 0.052। अब डेल्टा टीबी क्या है मेरा? ठीक है, सॉल्यूशन का टेम्परेचर इंक्रीज हो गया है, माइनस टीबी नॉट। ये किसका है? प्योर वाटर का। वाटर का कितना होता है ये, तो अराउंड होता है 100। तो टीबी -100 इज इक्वल टू 0.05 2। टू। अब ये टीबी की वैल्यू फाइंड करनी है आपको, जो सॉल्यूशन हम्म। की है। तो ये कितनी हो जाएगी, सिंपली डायरेक्ट ये मैं कह सकता हूँ, ये वैल्यू आपकी आ जाएगी 100.052। हम्म। पता चला? हाँ। बस यही तो पूछा था आपसे, नोट कर लो। वो पिछली वाली थोड़ी गलती हो गई। ओके, हो गया। देन सी द नेक्स्ट। चलो देखे देखते हैं क्या है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन दे रखा है आपको, कुछ बॉइलिंग पॉइंट, बेंजीन आपका सॉल्वेंट है, उसमें आपने 1.8 ग्राम का कोई सा नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करा है। ठीक है, और वो रिजॉल्व करा है 90 ग्राम ऑफ बेंजीन के अंदर। बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो गया टू 354.11 केल्विन। कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। चलो, तो मतलब कि ये सिंपली कहानी तो समझनी पड़ेगी कि बेंजीन है। ठीक है, बेंजीन कितना लिया है आपने? 90 ग्राम। 90 ग्राम बेंजीन लिया है, इसमें एक अननोन सॉल्ट डाला है आपने, अननोन, जो हमको पता नहीं हम्म। है, जिसका हमको मोलर मास फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर ये कितना डाला है अननोन, तो ये डाला है 1.8 ग्राम। ठीक है, ये सिर्फ डाला है 1.8 ग्राम। ओके, और क्या दे रखा है? यहाँ पर दो चीजें लिखनी पड़ेगी कि जीवन मास कितना है। जीवन मास सॉल्यूट की बात कर रहा हूँ तो 1.8 ग्राम। ठीक है, मोलर मास पता नहीं है तो वही फाइंड करना है। जीवन मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है? सॉल्वेंट 90 ग्राम। ओके, अब यहाँ पर दे रखा होगा बेंजीन का, बेंजीन का दे रखा है बॉइलिंग टेम्परेचर कितना है। ओके, बेंजीन का पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन कितना दे रखा है? 353.23। ओके, मतलब कि ये टीबी नॉट दे रखा है, ये है हम्म। 353.23। ओके, अब बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन का कितना है, जो कि इंक्रीज हो गया होगा, तो ये हो गया टीबी, ये हो गया है अब 354.11। ठीक है, अब तो कर सकते हैं, इजी है। डेल्टा टीबी हम्म। कितना आ रहा है?
0.88. ठीक है, 0.88, 0.88। अब ये वैल्यू जो है इक्वल हो जाएगी के बी मल्टीप्लाई बाय किसके, के बी मल्टीप्लाई बाय मोलिलिटी। डेल्टा टीवी की वैल्यू क्या होगी, के बी मल्टीप्लाई बाय मोलिलिटी। के बी की वैल्यू कितनी Yes, है, 2.53. 2.53। फिर मोलिलिटी निकाल लो, गिवन मास कितना है तो 1.8 ग्राम। मोलर मास कितना है नहीं पता, थाउजेंड। अब यहाँ पर हम कह रहे हैं 1000 डिवाइड बाय कितना होगा तो 90। 90. ठीक है, 1000 तब हम लेते हैं जब यहाँ पर ग्राम में दे रखा है आपको। ओके, इसको जरा सॉल्व करके मुझे बताओ मोलर मास कितना आ रहा है। कुछ 5 पॉइंट आएगा. 5 पॉइंट। चलो देखते हैं, 1.8। पहले तो मैंने जीरो से जीरो कैंसिल कर लिया, फिर ये यहाँ पर जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा इससे 180 अराउंड हो जाएगा, तो ये आ रहा है कुछ 20। तो 9 1 9, ये 0.2 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये हो जाएगा 20। ठीक है ना, 0.2 मल्टीप्लाई बाय 100 डायरेक्ट हो गया 20। तो यहाँ पर में इधर ले जाता हूँ, तो सिंपली मुझे मिल जाएगा 2.53 मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइड बाय 0.88। इसको सॉल्व करना है, तो 25 मल्टीप्लाई बाय यही आएगा. 2, 57.5. 2.52 मल्टीप्लाई बाय 20, 50, हाँ कर देंगे हो जाएगा, डिवाइड बाय 0.88, 57.5 टू बी एग्जैक्ट, 57.5। ठीक है, तो ये मोलर मास हो जाएगा इस अननोन सब्सटेंस का। ठीक है, इसका मोलर मास इतना हो जाएगा। दोनों क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, सिर्फ आपको वैल्यू रखनी थी और फाइंड आउट करना था। और कुछ क्वेश्चन दे रखा है क्या, चलो नहीं दे रखा है। चलो अब हम नया टॉपिक देखने जा रहे हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या देखने जा रहे हैं। Depression in freezing point. ओके, फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, सबसे पहले ये समझना पड़ेगा। द टेम्परेचर एट विच, सिंपली क्या होता है, आपके लिक्विड सब्सटेंस जो है वो फ्रीज हो जाते हैं और सॉलिड बन जाते हैं, ऐसा ही होता है। Yes. ठीक है, तो लिक्विड जो है आपका, आपके जितने भी लिक्विड हैं एक टेम्परेचर पर आकर वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाते हैं।
वो जिस टेम्परेचर पे कन्वर्ट होते हैं उसको तो हम बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, अभी तक हमने ये देखा था, लेकिन अब हम क्या करेंगे, वेपर फेज, वेपर प्रेशर के टर्म्स में इसको बताएंगे। तो फ्रीजिंग पॉइंट एक्चुअली क्या होता है, इट इज इट इज डिफाइंड एज द टेम्परेचर। ठीक है, पॉइंट जहाँ पर भी आ जाता है तो मतलब उसका मतलब टेम्परेचर। द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ अ सब्सटेंस in its liquid phase is equal to the vapor phase in the solid state। तो जब भी वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड स्टेट इक्वल हो जाएगी वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड फेज, तब यहाँ पर क्या होगा, हम कहेंगे कि फ्रीजिंग पॉइंट आ जाएगा, मतलब कि ये क्या हो जाएगा, लिक्विड जो है आपका सॉलिड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मतलब कि आपको ये भी पता चल गया कि फ्रीजिंग पॉइंट भी इवन डिपेंड करता है वेपर प्रेशर के ऊपर। ठीक है, ओके, अब हमने ये क्या देख रखा है, अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ। ठीक है, जब भी हम एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं, ठीक है, जो ऐसा सॉल्यूट ऐड करते हैं जो कि नॉन वोलेटाइल हो, ठीक है, इज एडेड टू द सॉल्वेंट। जब भी सॉल्वेंट में हम ऐड करते हैं तो वेपर प्रेशर जनरली क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, वेपर प्रेशर जैसे ही डिक्रीज हुआ, इट विल बिकम इक्वल टू दैट ऑफ सॉलिड सॉल्वेंट एट अ लोअर टेम्परेचर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, तो फ्रीजिंग पॉइंट जनरली ऑफ द सॉल्वेंट डिक्रीजेस। देखो इस पूरी लाइन का मतलब मैं अब आपको समझा रहा हूँ। ये है आपका वाटर। ठीक है, वाटर ये था 20 डिग्री के अराउंड, तो मतलब कि ये लिक्विड स्टेट में है। ठीक है, लिक्विड स्टेट में है, आपने इसको क्या करा, इसकी वेपर प्रेशर कम करते गए। ठीक है, वेपर प्रेशर डिक्रीज करते जा रहे हो। यहाँ पर क्या होता है कि जब लिक्विड की वेपर प्रेशर और सॉलिड की वेपर प्रेशर जब इक्वल हो जाती है ना, तब मतलब कि ये हम कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट आ गया है। ठीक है, जब हमने देखा था एटमॉस्फेयर प्रेशर इक्वल हो जाता है वेपर प्रेशर के, तब तो हो जाती है बॉइलिंग। लेकिन जब लिक्विड का वेपर प्रेशर और सॉलिड का वेपर प्रेशर दोनों इक्वल हो जाते हैं, ठीक है, लिक्विड फेज का वेपर प्रेशर और सॉलिड फेज का वेपर प्रेशर जब इक्वल हो जाते हैं, तब आ जाता है फ्रीजिंग। तो जैसे कि ये वाटर है, चलो हमने मान लिया दिस इज वाटर। वाटर कितने टेम्परेचर पे फ्रीज होता है, 0 डिग्री। 0 डिग्री पे फ्रीज होता है। ओके, अब जरा ये देखो कि अभी हमने क्या कर दिया कि ये एक वाटर लिया। ठीक है, यहाँ पर वाटर लिया, इसमें हमने क्या कर दिया, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को कुछ ऐड कर दिया, मतलब सॉल्ट को ऐड कर दिया। तो यहाँ पर क्या होगा, वेपर प्रेशर कम हो जाएगी, हमें हम्म। पता ही है। ठीक है, वेपर प्रेशर कम हो जाएगी, तो अब ये जो सॉल्यूशन बन गया है आपका, ठीक है, ये जो सॉल्यूशन बन गया है, ये 0 डिग्री पर फ्रीज नहीं होगा। ये क्या होगा, अराउंड -1 डिग्री या -2 डिग्री पर फ्रीज होगा। मतलब कि यहाँ पर ये क्या हुआ, पहले 0 डिग्री पर फ्रीज होता था, अब कितने डिग्री पे फ्री हो रहा है, -1 या -2। मतलब कि और नेगेटिव टेम्परेचर पर ये क्या होगा, फ्रीज होगा। ठीक है, पहले इजीली 10 डिग्री पे हो जाता था, लेकिन अब आपको और टेम्परेचर डिक्रीज करना पड़ेगा। तो ये जो डिक्रीज इन टेम्परेचर है उसी को हम बोलते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, ये 0 डिग्री क्या है आपका, फ्रीजिंग पॉइंट, और यहाँ से कितना हो गया, ये अराउंड हो गया -1 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर -2। जितना अमाउंट का आपने सॉल्यूट ऐड करा है उतना ज्यादा ये क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। पता चला गया। यस। ठीक है, अब जैसे कि ये देखो कि हमें पता है कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट जैसे कि ज्यादा था। ठीक है, हमें पता है ये ज्यादा है, तो डेल्टा टी एफ, टी नॉट एफ क्या हो जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट। जब हम यहाँ पर बी लिख रहे थे तो ये क्या था, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। अब यहाँ पर एफ लिख दिया है आपने, यहाँ पर ये जो एफ लिखा है, तो ये हो जाएगा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। जब हमने नॉट हटा दिया तो ये आ जाएगा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन मतलब जब हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को डिसॉल्व करा, तो यहाँ पर क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाता है। तो देखो यहाँ पर आप देख सकते हो, जब मैं 0 को और -1 की वैल्यू को कंपेयर करूंगा, तो ज्यादा टेम्परेचर की वैल्यू किसकी है, 0। 0 की ज्यादा बड़ी वैल्यू है। तो यहाँ पर मैं क्या हम्म। कर रहा हूँ, डेल्टा टी एफ निकाला हूँ कि ये चेंज इन टेम्परेचर कितना आया है, कितना डिग्री टेम्परेचर चेंज हो गया है। डेल्टा टी एफ क्या होता है, चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, कितना टेम्परेचर चेंज हुआ है। तो मैं क्या करूंगा,
टी नॉट में से टी एफ को माइनस कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि ये वैल्यू ज्यादा है मेरी वो वाटर की, और वाटर की वैल्यू में से मैं कुछ माइनस कर रहा हूँ, 0 - समथिंग कुछ कर रहा हूँ मैं, कितना है ये, -1 जो भी वैल्यू आ रही है, तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा टी एफ। चलो अब जरा देखते हैं हम इस ग्राफ को समझते हैं। देखो, अब पहले मुझे ये बताओ कि वेपर प्रेशर किसका ज्यादा होगा, ठीक है, लिक्विड सॉल्यूशन का या फिर हाँ नहीं, लिक्विड लिक्विड सॉल्वेंट का, सॉल्वेंट का। लिक्विड सॉल्वेंट का ज्यादा होगा हम्म। देन सॉल्यूशन। तो देखो यहाँ पर आपको एक लाइन दिख रही होगी, ये येलो कलर की लाइन। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जितना आप टेम्परेचर इंक्रीज करते जा रहे हो वेपर प्रेशर इंक्रीज होता जा रहा है। ये देखो ये टेम्परेचर यहाँ पर कुछ आएगा, कम टेम्परेचर है, टेम्परेचर इंक्रीज करा तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा आपको, वेपर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो जनरली क्या होता है कि जब भी आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो वेपर प्रेशर इंक्रीज होता है, लेकिन इसका अपोजिट भी होता है कि अगर आप वेपर प्रेशर कम, सॉरी टेम्परेचर कम कर रहे हो तो वेपर प्रेशर भी तो कम हो जाएगी, हम्म। ठीक है। और सॉलिड जैसे है आपका, तो सॉलिड की तो वेपर प्रेशर बहुत ही कम होता है, बहुत ही मिनिमम, ठीक है। सॉलिड का तो वेपर प्रेशर बहुत कम होता है, लिक्विड का होता है, और वेपर का तो सबसे ज्यादा होता है, हम्म। ठीक है। अब यहाँ पर ये चीज, दो ग्राफ तो हमने देख ही रखे थे ये वाले, ठीक है, सॉल्वेंट का और सॉल्यूशन का, ठीक है, वेपर प्रेशर इनका कम हो जाता है सॉल्यूशन का, ओके। अब जरा ध्यान से देखो, हमें क्या देखना है कि यहाँ पर हमने सॉल्यूशन ऐड करा है, ठीक है, और यहाँ पर एक आपका लिक्विड सॉल्वेंट है। इस पॉइंट से हम क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर कम कर रहे हैं, टेम्परेचर कम कर रहे हो, टेम्परेचर कम कर रहे हो तो वेपर प्रेशर कम हो रहा है, दिख रहा है, हाँ। ठीक है। अगर हमने सिर्फ लिक्विड सॉल्वेंट लिया होता, ठीक है, लिक्विड सॉल्वेंट जब आपने लिया है, ठीक है, तो लिक्विड सॉल्वेंट का तो मतलब कि वो एक फिक्स टेम्परेचर होगा कि जब आप कम करते जाओगे, टेम्परेचर कम करते जाओगे तो वो क्या हो जाएगा, तब सॉलिड बन जाएगा। जैसे कि ये वाला जो है, ठीक है, यहाँ पर ये जो लाइन कट कर रही है, 2 पॉइंट जो आपको दिख रहे हैं, ठीक है, ये जो 2 पॉइंट है, और एक आपकी ये फ्रोजन सॉल्वेंट है, ठीक है, डायरेक्ट आपको दिख रहा है, एक कर्व दिख रहा है, ये जो कर्व है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये शो करता है लिक्विड है यहाँ पर, ठीक है, ये आपका पूरा लिक्विड 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 लिक्विड, यहाँ से यहाँ कहीं पे भी आप टेम्परेचर रखोगे ना तो ये सॉल्वेंट लिक्विड फेज में होगा। लेकिन बियॉन्ड दिस पॉइंट, ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है जिसपे मैं इतना बड़ा रेड डॉट बना रहा हूँ, इस टेम्परेचर से कम टेम्परेचर जैसे ही होगा तो यहाँ पर आपको क्या मिलने लग जाएगा, थोड़ा थोड़ा सॉलिड मिलने लग जाएगा। क्या मिलने लग जाएगा, सॉलिड। सॉलिड मिलने लग जाएगा। होना तो यही चाहिए था कि जब आपने लिक्विड, ये जो सॉल्यूशन में जैसे ही सॉल्ट ऐड करा तो यहाँ पर आपको मिलना चाहिए था, लेकिन ये यहाँ नहीं मिला, सॉलिड यहाँ नहीं हुआ, सॉलिड ये यहाँ इस पॉइंट पर है। क्यों हुआ, क्योंकि हमने क्या करा कि कुछ सॉल्यूट ऐड कर दिए थे, उससे क्या हो गया कि वेपर प्रेशर पहले ही कम हो रहा था सॉल्यूट ऐड करने से, और अब हम टेम्परेचर कम कर रहे हैं तो और क्या हो रहा है, वो फ्रीज कम टेम्परेचर पे हो रहा है, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर इस पॉइंट पे हमें मिल जाएगा टी एफ नॉट, मतलब कि क्या होगा टी एफ नॉट, यही हो जाएगा क्या, टी हम्म। एफ नॉट, टी एफ क्या हो जाएगा, टी एफ हम लिख रहे हैं मतलब फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन। बस। अब यहाँ पर जैसे ही दो टेम्परेचर आपको मिले, यहाँ पर इन दोनों टेम्परेचर के बीच में जो डिफरेंस आ रहा है, जो डिप्रेशन आ रहा है, उसको हमने क्या किया, फ्रीजिंग पॉइंट, तो हम कह देंगे इसको डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब हमें करना क्या है, सिंपली सेम कहानी वापस रिपीट करनी कि ये जो चेंज इन टेम्परेचर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोललिटी के, कि जितना अमाउंट ऑफ आपने सॉल्यूट को ऐड करा है। फिर जैसे ही हम ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाएंगे, यहाँ पर आ जाएगा एक कांस्टेंट, इसको हम कहेंगे मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। वहां पर हमने कहा था मोलर एलिवेशन,
अब हम यहाँ पर कह देंगे मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, ठीक है। या फिर हम इसको कह देते हैं फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट, ठीक है। या फिर इसको कह देते हैं क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, ठीक है। तीनों में से कुछ भी बोले तो आप पता चल लगा लेना कि ये केएफ की वैल्यू है, कांस्टेंट की वैल्यू, ठीक है। और जनरली हम ये जो चीज देख रहे हैं सिमिलर टू एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ही है यहाँ पर। बॉइलिंग पॉइंट जब आप सॉल्यूट ऐड करते हो तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है, जब आप सॉल्यूट ऐड करते हो तो फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाता है। फॉर आइडल सॉल्यूशन जो भी हमारे हैं उसके लिए क्या है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोलरिटी के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलरिटी। और बस यही चीज है। अब मोलरिटी को हम आगे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, कि डेल्टा टी एफ, ठीक है। जरा मुझे बताओ यहाँ पर आगे हम क्या करेंगे। के एफ तो एज इट इज ही रहेंगे, मोलरिटी क्या हो जाएगी हमारी, गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास अपन मोलर मास इंटू 1000 1000 बाय वेट इन ग्राम्स, वेट इन ग्राम। और ये वेट किसका होगा, सॉल्वेंट का। सॉल्वेंट का वेट होगा ग्राम के अंदर, ठीक है, करेक्ट है। बस अब यहाँ से मतलब कि हम मोलर मास यहाँ से भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। सिंपल सी चीज है, वही चीज जो हमने करी थी। देखो यहाँ पर तो हमने क्या करा, मोलरिटी को हमने ऐसे डिफाइन कर रखा है कि वेट ऑफ गिवन मास अपन मोलर मास और फिर वेट अपॉन 1000। तो यहाँ पर जब हमने वैल्यू पुट करी एन की, ठीक है, गिवन मास अपन मोलर मास 1000 बाय वी वेट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। तो यहाँ से भी हम मोलर मास फाइंड आउट कर सकते हैं, उसका डायरेक्टली फॉर्मूला आ गया है। ये डायरेक्टली फॉर्मूला याद कर पाओ तो ठीक है, नहीं कर पाओ तो सिंपली याद ये रहना चाहिए कि हमने डिराइव कैसे करा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम, फिर डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम। ए बी इंटू एम। अगर यहाँ पर फ्रीजिंग पॉइंट होता तो डेल्टा एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम। और एम की जगह से क्या रख दे रहे हैं हम, वैल्यू, ठीक है। चलो अब एक और चीज हम एक्स्ट्रा देख लेते हैं यहाँ पर कि के एफ की जो वैल्यू है और के बी की वैल्यू है, ठीक है। के एफ क्या है आपका, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, के बी क्या है, मोलर एलिवेशन बॉइल। कांस्टेंट, ठीक है। यहाँ पर एलिवेशन हुआ था, डी मतलब बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन, एफ में डिप्रेशन, तो मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट विच डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ सॉल्वेंट, जो किस पे डिपेंड करते हैं, नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे डिपेंड करते हैं। और उसको हम मेजर करते हैं फॉलोइंग रिलेशन से, ठीक है। तो के एफ की वैल्यू हम निकालते हैं आर टी स्क्वायर बाय आर टी स्क्वायर एम मल्टीप्लाई बाय डेल्टा एच मल्टीप्लाई बाय 1000। सेम यही चीज है, ठीक है। मैंने याद करने का तरीका अलग कर रखा है, आर टी स्क्वायर एम, ठीक है, एम वन लेना, ठीक है, आर टी स्क्वायर एम, और डेल्टा एच क्या है आपका, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, ठीक है। यहाँ पर लिख रखा है ना, डेल्टा एच क्या है, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। अगर आपको आर पता है गैस कांस्टेंट, आपको टेम्परेचर पता है टी एफ यहाँ पर, ठीक है। अगर यहाँ पर आप के एफ बात कर रहे हो तो यहाँ पर टी एफ होगा, टी एफ होगा मतलब कि सॉल्यूशन का, या फिर सॉल्वेंट लोगे तो सॉल्वेंट का टी एफ, उसका स्क्वायर आर टी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय यहाँ पर उसका मोलर मास कितना है, उसको हम डिवाइड करेंगे डेल्टा एच ऑफ फ्यूजन से, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको बाय हार्ट करना है, याद करना है, आर टी स्क्वायर एम अपॉन डेल्टा एच और मल्टीप्लाई बाय 1000 एनी हाउ, ठीक है। के बी के लिए निकालोगे तो वही हो जाएगा आर टी बी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एम डिवाइड बाय 1000 और डिवाइड बाय डेल्टा एच। लेकिन यहाँ पर डेल्टा एच जो आएगा वो वेपराइजेशन का आएगा, ऊपर जो आया था वो फ्यूजन का आया था। फ्यूजन मतलब क्या होता है, सिंपली लिक्विड से जब सॉलिड बन जाता है तो उसी प्रोसेस को हम फ्यूजन भी कहते हैं। क्लियर इतना, यस। चलो ओके। यहाँ पर देखो जो लास्ट फॉर्मूला हमने लिखा था ना, एक चीज याद रख लेना कि केबी की वैल्यू दे रखी हो या के एफ की दे रखी हो, आर टी का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एम
और नीचे हम कर देंगे डेल्टा एच मल्टीप्लाई बाय 1000। अगर के बी दे रखा है तो यहाँ पे बी लिख लेना, यहाँ पर वी लिख लेना। अगर यहाँ पर एफ दे रखा है तो आर टी स्क्वायर एन डेल्टा एच इंटू 1000। ठीक है, तो यहाँ पर अगर के एफ दे रखा है तो यहाँ पर हम टी एफ लिखेंगे, और यहाँ पर फिर आप फ्यूजन लिख दोगे, डेल्टा एच ऑफ फ्यूजन। अब यहाँ पर आर क्या है? ठीक है, तो आर है आपका गैस कांस्टेंट। ठीक है, गैस हम्म, कांस्टेंट पता है कि नहीं आपको? पता है 0.0812। ठीक है, वही चीज। ठीक है, उसकी बहुत सारी वैल्यूज होती है। कल हम्म, एक काम करना, आप जैसे कि आर की वैल्यू एटीएफ में 2 कितनी भी होती होती है, है। बार में कितनी होती है, कैलोरी में कितनी होती है, और हाँ, कैलोरी में 2 होती है। पास्कल में कितनी होती है, और एमएमएचजी में कितनी होती है। ये होमवर्क है इतनी आपका, सारी। ये होमवर्क है। ठीक है, पांचों में मुझे फाइंड करके मुझे व्हाट्सएप कर देना, बताना हम्म, कितनी होती है। हम्म, ठीक है, सही सही बताना, जहाँ से ढूंढना चाहो, जिस बुक की हेल्प लेना चाहो। ठीक है, आपके पास 11th की बुक पड़ी होगी, उसमें से भी ले सकते हो। हाँ, गूगल की भी हेल्प ले सकते हैं। हाँ ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, एम क्या है आपका? मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। टी एफ क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ओके, यहाँ पर पास्कल के बाद क्या है? पास्कल के बाद एमएमएचजी। टीबी क्या है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। डेल्टा एच क्या है? फ्यूजन का। डेल्टा एच है वेपोराइजेशन का। चलो ठीक है, ये कहानी इतनी सी हुई। अब हम करेंगे क्वेश्चन। चलो, ओके, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखना। ठीक है, जनरली हम क्या करते हैं, जितना भी फ्रीजिंग पॉइंट लेते हैं उसको आप केल्विन में लेने की कोशिश करना, जहां तक हो पाए। ठीक है, केल्विन में याद रखना, टी एफ की वैल्यू केल्विन। वैसे दिक्कत नहीं होगी, पर हमें याद रखना है कि 0 डिग्री है वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट। तो 0 डिग्री में 273 हम ऐड करते हैं तो केल्विन होता है। 273 केल्विन इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। हम डिग्री में याद रखते हैं बस उसको। चलो, क्वेश्चन दे रखा है आपको, 45 ग्राम ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल इज मिक्स्ड करा है उसको 600 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर, पानी के अंदर मिला दिया है। आपको फाइंड आउट करना है फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, और फिर फाइंड आउट आपको करना है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। दो क्वेश्चन है इसके अंदर। पहले ट्राई करो, कुछ टाइम है आपके पास, यू हैव टू 3 मिनट्स, सॉल्व दिस। जो जो चीजें गिवन है उसको लिखो और ट्राई करो। इसमें तो केबी भी नहीं दे रखा। ये भी नहीं दे रखा है, ये भी ले लो। के बी दे रखा होगा या के एफ दे रखा होगा। बताओ, यहाँ पर के एफ देना चाहिए या के बी देना चाहिए? फर्स्ट में के एफ देना चाहिए। तो के एफ की वैल्यू लिख लो 1.86। हम्म, 1.86 into 9। 1.86 into 9। 1.86 into 9। हम्म,
अरे पूरा मल्टीप्लाई करके बताओ ना। 16.74। 16.75। मतलब कि इतना ज्यादा टेम्परेचर चेंज होगा क्या? पहले आपको ये बताना है ए। 16 पॉइंट तो मुझे ज्यादा लग रहा है। एक और बार देखो क्या गलती करिए, कैलकुलेशन मिस्टेक। इसमें डिफरेंस ही कुछ है ना टेम्परेचर का। हाँ, इसका टेम्परेचर डिफरेंस फाइंड आउट करना तो यही आ रहा है। है। 45 ग्राम आपने ऐड करा है, ठीक है। डेल्टा टी वी फाइंड करना है। 1.86 मल्टीप्लाई बाय एम। मोलरिटी क्या हो जाएगी? गिवन मास अपन मोलर 45। मास ऑफ इथेनॉल। ठीक। इसका इथेनॉल का मोलर मास कितना आया है? 50 आया। 12 प्लस 2 प्लस 32, 34। 34 प्लस 12, 6 और 48। ठीक है, 48,000 बाय 600। जीरो से जीरो कैंसिल। 45, 1.86 multiply by 45 multiply by 10 divide by 6 divide by 48। ये तो 2.90 आ रहा है। इसका मोलर मास कितना आया? 48। ओके, गड़बड़ ले लिया क्या मैंने? 12 इंटू 2 प्लस 2 तो 24 प्लस 2 प्लस 32 कितना हो जाएगा? 24 प्लस 2 26, 36 प्लस 26 8, 58। यहाँ गलत है। 58। 58 है। तो ये तो 0.05 आया। ये आया 0.050। देखिए आंसर यही आ रहा है। ओके, सेकंड आंसर अब तो निकाल सकते हो, दूसरा क्या आएगा? हाँ। चलो अभी एक और चीज यहाँ पर। बहुत ज्यादा कचरा हो गया है। C2H2 ये गलत हो गया यहाँ पर, ये 62 आएगा। ठीक है, ये भी मतलब आंसर गलत है। C2 मतलब 24 प्लस H जो है 6 है, मैंने 2 काउंट करे थे। 6 प्लस 32, 30 प्लस 32 ये 62 आएगा। तो यहाँ पर 62 को हम वैल्यू पुट करेंगे। हम्म, इसको पूरा मिटा देते हैं। हाँ 62 अब सही है। 62 आएगा पूरा हमारा। ठीक है, मोलर मास देखो आप भी जब निकालो तो पूरा एक एक एलिमेंट का लिख के निकालना। डायरेक्ट निकालने में कभी कभी हाइड्रोजन छूट जाता है। 62। अब आंसर आ जाएगा करेक्ट, जितना भी आ रहा होगा। 1.86 मल्टीप्लाई बाय 45 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय 62 डिवाइड बाय 6। 2.22 आ रहा है। 2.25। डेल्टा टी एफ आ गया 2.25। चलो, ओके।
अब क्या निकालना है आपको? बी पार्ट क्या बोल रखा है? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। कैसे निकालोगे? -100। माइनस 100। -100। यहाँ पर क्वेश्चन में देना चाहिए कि इथाइलिन का फ्रीजिंग पॉइंट कितना है। देखते हैं इथाइलिन कितना, 100 आता है क्या इथाइलिन ग्लाइकोल का फ्रीजिंग पॉइंट? देख लेते हैं। अच्छा, वो वाटर में डिजोल्व करा है ना, हाँ। तो कितना आ जाएगा? 100। हम्म। गलत, कैसे निकाला ये? अच्छा, 0 आ जाएगा ना, सॉरी। डेल्टा टी एफ तो आएगा आपका सेम, 2.25। हम्म 2.25। फ्रीजिंग पॉइंट कितना आ जाएगा? सॉल्यूशन का इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है। चलो, तो यहाँ पर कंफ्यूजन को नहीं रखना है, डेल्टा टी भी हमने बताया था। यहाँ पर क्या है? टी एफ है, चलो टी एफ है, तो यहाँ भी टी एफ है। ठीक है, टी एफ क्या होता है? पहले मुझे ये बता दो कि यहाँ पर फ्रीजिंग टेम्परेचर किसका ज़्यादा होगा, वाटर का या सॉल्यूशन का? तो वाटर का ज़्यादा होगा, तो हम्म टी एफ ऑफ वाटर माइनस टी ऑफ सॉल्यूशन। अब यहाँ पर जैसे ही आपने ये चीज़ निकाल ली, ठीक है, चलो टी नॉट आप समझ लेना वाटर का है, तो टी नॉट कितना होता है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर? 0 डिग्री। 0 डिग्री नहीं, यहाँ पर टू वैल्यू क्या? सेवेंटी थ्री हाँ, यहाँ पर 273 मैं पुट करूँगा हम्म केल्विन में। ठीक है, केल्विन में जो मैं चीज़ में पुट करूँगा तो यहाँ पर मुझे मिल जाएगा कि जब ये इधर आएगा और टी एस इधर जाएगा तो 273 माइनस 2.25 करूँगा तो ये मेरा आ जाएगा सॉल्यूशन का, तो 271.75 अराउंड जो भी आपका आंसर आ जाएगा केल्विन में। तो सॉल्यूशन में क्या होता है, जब हम फ्रीज करते हैं तो वो और कम टेम्परेचर पे फ्रीज होता है। ठीक है, सॉल्यूशन क्या होता है? और कम टेम्परेचर पे फ्रीज होता है। देखो ये और कम टेम्परेचर पे फ्रीज हो रहा है क्या, एज कंपेरिजन टू वाटर। हम्म ठीक है, ये हुआ, नोट कर लो। ओके। हो गया, चलो ठीक है। इरेज, चलो एक और क्वेश्चन देखो। 1 ग्राम ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट इज डिजॉल्व इन 50 ग्राम ऑफ बेंजीन, लोवर द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन बाय, कुछ दे रखा है। द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन ऑफ बेंजीन इज 5.12 केल्विन। आपको फाइंड आउट करना है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। हम्म चलो होमवर्क है ये सॉल्व करना। ठीक है, एक काम करो, मैसेज चेक करो, ओपन हो रही है कि नहीं फाइल। हो गई। ठीक है, नोट्स कंप्लीट कर लेना आप।
ठीक है, ऑस्मोसिस प्रेशर बाकी है, ये हम कल देखेंगे। और क्या है, रिवर्स ऑस्मोसिस, एबनॉर्मल मोरल मासेस। ठीक है, चैप्टर इज अबाउट टू एंड। जहाँ तक कराए वहाँ तक नोट्स बना लेना, फिर हम कल या क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, देख लेंगे, अगर आंसर आ जाए तो ठीक है, बता देना, नहीं आए तो फिर हाँ हम आ जाए, देख लें। ठीक है आ जाए तो। चलो ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। नोट्स कंप्लीट कर लेना बस।